नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हमेशा पीएलआई के बारे में एक न्यूज़ देख रहे हैं। हमेशा कुछ न कुछ न्यूज़ जो है हमें सुनने को मिल रहा है पीएलआई स्कीम के बारे में। अभी कुछ दिन पहले टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के न्यूज़ आई थी कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स ₹10,683 करोड़ पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर्स। उसके बाद हमें सुनने को मिला कि डेल, फॉक्सकॉन, 70 अदर्स फर्म सप्लाई अंडर पीएलआई स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर। यानी डेल, फॉक्सकॉन और 17 दूसरी कंपनियों ने पीएलआई स्कीम के लिए अप्लाई किया है। फिर कभी न्यूज आ रही है कि पीएलआई स्कीम टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। यानी कि पीएलआई स्कीम जो है ये चाइना पे जो हमारा डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को लेकर के उसको रिड्यूस कर देगा। तो जब जब ये पीएलआई के बारे में जो है कोई न्यूज आता है तो अगले दिन जिस सेक्टर का न्यूज आता है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर का अगर न्यूज आया तो टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक में कुछ बूम देखने को मिलता है। उसके सारे जो स्टॉक्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, उनके स्टॉक जो है वो ऊपर भागते हैं। उसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक के बारे में न्यूज आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक जो है वो ऊपर भागता हुआ नजर दिखाई देता है। और हम लोग वो देख करके सोचते हैं कि इस कंपनी में बाय करना चाहिए, उस कंपनी में बाय करना चाहिए, पीएलआई स्कीम का इसको फायदा मिलेगा। मगर हम लोगों में से बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता है कि पीएलआई स्कीम्स एक्चुअली में है क्या। हम पीएलआई स्कीम का नाम तो सुनते हैं और हमें बस इतना पता है कि पीएलआई स्कीम से जो है वो कंपनी को बेनिफिट होगा, जो जिस सेक्टर को पीएलआई स्कीम के अंडर लाया जाएगा उस सेक्टर की कंपनी को बेनिफिट होगा। मगर कैसे बेनिफिट होगा ये हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है। पीएलआई स्कीम्स में एक्चुअली होता क्या है। गवर्नमेंट पैसा देगी तो गवर्नमेंट क्यों, अपने पॉकेट से तो कोई पैसा नहीं देता है। तो गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, किस बेसिस पे पैसा देगी, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन होगा ना। अपने मन पे तो गवर्नमेंट पैसा देगी नहीं। तो इनफैक्ट पीएलआई स्कीम्स है क्या। तो मेरा जो मेन पर्पस होता है वो पर्पस ये होता है कि आप जब स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आपके पास एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, एक अच्छा डीप नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से एनालाइज करके और आप खुद समझ करके खुद अपने विवेक और बुद्धि से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ना हो, आप इंडिपेंडेंट बने और आप सारी चीजों को समझें। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि पीएलआई स्कीम है क्या और पीएलआई स्कीम्स में कैसे लोगों को, कंपनियों को बेनिफिट दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। यानी प्रोडक्शन से लिंक्ड जो है वो इंसेंटिव दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। और ये मेक इन इंडिया का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। आपको पता है कि मोदी जी ने कुछ दिन पहले मेक इन इंडिया अनाउंस किया था। मतलब मोदी जी बोलूं या मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट बोलूं, तो मेक इन इंडिया जो है अनाउंस किया गया था। और मेक इन इंडिया में ये कोशिश की गई थी कि हम बहुत सारी चीज़ों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही करेंगे, ताकि कि इंडिया का जो है वो जीडीपी वगैरह बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट हो सके, एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो इसके लिए मेक इन इंडिया का अनाउंसमेंट किया गया था। और मेक इन इंडिया का ही नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसको हम पीएलआई स्कीम बोलते हैं। और अभी तक गवर्नमेंट ने, मैंने अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज तक गवर्नमेंट ने अभी तक जो 13 सेक्टर्स है उसको आइडेंटिफाई किया है कि इस 13 सेक्टर्स को हम पीएलआई स्कीम के अंडर लाएंगे और इन सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे। कैसे बढ़ावा देंगे, इन सेक्टर्स को हम इंसेंटिव दे करके बढ़ावा देंगे। एक प्रोत्साहन मनी, इंसेंटिव क्या है, प्रोत्साहन मनी है जो आपको प्रोत्साहित करता है कि और अच्छा आप प्रदर्शन कर सकें, ताकि भविष्य में जो है वो आपको और ज्यादा इंसेंटिव मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके। इसमें बहुत सारी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, बहुत सारी आईटी हार्डवेयर की कंपनी है, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। तो हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि पीएलआई स्कीम होता क्या है और कौन से ऐसे 13 सेक्टर्स हैं जो पीएलआई स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने जिनको रिकॉग्नाइज किया है, जिनकी पहचान की है। और कौन से वैसे 13 सेक्टर हैं जिसके अंदर हम अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आगे चल करके हमारे लिए जो है वो
पैसा बन सकता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आखिर पीएलआई स्कीम लाने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले जो था गवर्नमेंट ने लाया था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब था कि जो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर ही किया जाए। तो इंडिया के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग जब होगी तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि इंडिया के अंदर अगर हम ज़्यादा कंपनी आएंगी और इंडिया में ही अपना प्रोडक्ट बनाएंगी तो वो मजदूर कहाँ से लाएंगे, वो रिसोर्स कहाँ से लाएंगे, तो रिसोर्स उनको इंडिया में ही लाना पड़ेगा। तो एक तो क्या है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिलेगा। दूसरी बात कि हम क्या करेंगे कि जब हमारे यहाँ सब चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगा कुछ चीज़ों का, तो हम जो बाहर से इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट कम हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हमें अपने घर के अंदर ही मिल जाएंगी। इंडिया मैन्युफैक्चर्ड कंपनी जो है वो हमें प्रोवाइड कर देंगी, यानी कि हमारा जो डोमेस्टिक नीड है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से ही हमारा पूरा हो जाएगा। तो हम बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे, एक ये पर्पस फायदा है। तीसरा क्या है कि मोर एक्सपोर्ट, मतलब कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे इंडिया में, अगर चीज़ें बनेंगी तो हम उनको बाहर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ज़्यादा, तो उससे हमको रेवेन्यू भी आएगा। और जब ये सब चीज़ होगा तो इंडिया का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा, यानी जीडीपी में ग्रोथ देखने को भी मिलेगा। तो सरकार ने ये चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया स्कीम जो है वो लॉन्च किया था। अब सरकार जो है वो पीएलआई स्कीम जो है लाने की क्यों जरूरत पड़ी। सरकार अगर चाहती तो जैसे लेस इंपोर्ट है, यानी अभी हम जितने चीज़ों का इंपोर्ट कर रहे हैं हम इंपोर्ट को कम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, बाहर से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों पे, उन आइटम्स पे हम इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देते। तो जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते तो बाहर से आयात होने वाली, इंपोर्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाती। वो महंगी हो जाती तो क्या होता, फिर हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट सस्ते होते और हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा यूज होते और जो बाहर के प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट कम जो है सो लोग खरीदते। भाई महंगा होने के कारण लोग खरीदते नहीं। तो ये तो तरीका था गवर्नमेंट के पास कि हम जो है इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दें। दूसरा गवर्नमेंट के पास तरीका और हो सकता था कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती, यानी एक अधिसूचना जारी करती, अगर हिंदी में हम बात करें तो अधिसूचना जारी करती, नोटिफिकेशन निकालती। क्या निकालती, गवर्नमेंट ये बोल सकती थी कि भाई हमारे जितने भी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जैसे मान लो मेरा हमारा बैंक हो गया या हमारा जो रेलवे हो गया या हमारा जो है सो जो टेलीकॉम हो गया, मतलब जहां जहां गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जितने भी पीएसयूज हैं सब में हम जो भी यूज करेंगे सामान वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड हम यूज करेंगे, यानी कि भारत में बनी हुई वस्तुएं हम यूज करेंगे। चाहे रेलवे में अगर हमें एक वोल्ट भी यूज करना है, अगर एक नट भी यूज करना है, एक वायर भी यूज करना है तो हम वही यूज करेंगे जो भारत में बनी हो। तो गवर्नमेंट इस तरह का भी नोटिफिकेशन निकाल सकती थी। तो ऐसा करती, तो ऐसा करने से क्या होता, हम जो इम्पोर्टेड चीज है वो उतना वो हम कर नहीं खरीद पाते क्योंकि गवर्नमेंट का ही नोटिफिकेशन रहता। तो उसको अगर उसके अगेंस्ट में तो आप जा नहीं सकते। दूसरी चीज है कि हम गवर्नमेंट का जो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देती। एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा देती, क्या करती कि जो चीजों पे एक्सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है तो सपोज गवर्नमेंट ने उसका कुछ कॉस्ट रखा हुआ है उस पर सब्सिडी देती। तो जब एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुएं पे सब्सिडी देती तो क्या होता कि फॉरेन मार्केट में जो हमारा सामान जो एक्सपोर्ट होने के लिए गया है उसका प्राइस कम होता। तो कम होता तो हो सकता है कि और जो दूसरे कंट्री से जो सामान एक्सपोर्ट हो रहे थे या और भी उस कंट्री में, जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री में जो अगर वो सेम सामान बन रहा था, सेम आइटम बन रहा था तो हो सकता है कि वो महंगा पड़ता लोगों को और हम इतना सब्सिडी देते कि हमारा सामान उनको सस्ता पड़ता वहाँ एक्सपोर्ट करते। तो उस केस में भी वो लोग सस्ता सामान खरीदते, कम पैसे का सामान खरीदते, तो वो हमारा सामान खरीदते जो सब्सिडाइज रेट पे मिलता, तो उससे भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता था। तो इन सब चीज़ों को करके भी गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट बढ़ा सकते, कम कर सकती थी, एक्सपोर्ट बढ़ा सकती थी। तो गवर्नमेंट के पास ये सारी चीज़ें जो है कर सकती थी। लेकिन जैसे अगर हम सब्सिडीज अगर देते तो वो क्या होता है, उसको अगर हम ट्रेड की भाषा में बोले तो उसको हम डंपिंग बोलते हैं, यानी कि हम चीज़ों को किसी के यहाँ डंप कर रहे हैं, इतना सस्ता कर रहे हैं कि उसके यहाँ पूरा माल हम डंप कर रहे हैं। तो वैसे में जिस कंट्री में अगर डंप किया हुआ माल आ रहा है तो उस कंट्री को ये पावर है, ये अधिकार है उनको कि वे उसके ऊपर एंटी डंपिंग टैक्स लगा सकते हैं। तो एंटी डंपिंग टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा
कि हमने 100 रुपया का माल सस्ता करके 70 रुपये में उनको दे दिया, उन्होंने फिर क्या किया कि एंटी डंपिंग टैक्स लगा के उसको वापस से 100 रुपया कर दिया। तो ऐसा कर करके फिर हमारे सब्सिडीज का जो है सो कोई फायदा नहीं होता, बल्कि हमें नुकसान होता, फायदा होता नहीं, क्योंकि यहाँ से हम सस्ता करके भेजते, वहां वो एंटी डंपिंग लगा के उसको वापस से फिर से महंगा कर देते। तो वो चीज में नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक कोर जो है वो पॉलिसी है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। और नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी के अंदर ना तो आप जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी किसी चीज पे लगा सकते हैं, मगर इतना भी नहीं लगा सकते हैं कि उसका एक्सपोर्ट जो है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाए तो बहुत ज्यादा आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, अगर एक बार आपका किसी कंपनी के किसी मतलब डब्ल्यूटीओ में किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट हो गया कि उस कंट्री का माल आपके यहाँ आएगा, तो उसके अगेंस्ट में आप गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वगैरह नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है, यानी एग्रीमेंट का उल्लंघन है, जो समझौता हुआ उसका उल्लंघन है। उसी तरीके से आप जो है एक्सपोर्ट करने के लिए आप डंपिंग नहीं कर सकते, यानी बहुत ज्यादा सब्सिडीज नहीं दे सकते, नहीं तो दूसरे कंट्री इसको एंटी डंपिंग लगाएगी। तो ये जो दोनों चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें भी कर सकती थी, मगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी का ये उल्लंघन है और इंडिया डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इसलिए इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इस नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी का वो उल्लंघन यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये सब चीजें इंडिया, ये सब प्रयास इंडिया नहीं कर सकती थी। आइए, तो अब क्या है, तो इसी कारण से इंडिया ने एक नया रास्ता निकाला, भारत गवर्नमेंट ने एक नया रास्ता निकाला और गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाला है। अब ये है क्या, ये कहता है ये स्कीम की 4 to 6% इंसेंटिव ऑन ईयरली इंक्रीमेंटल सेल, यानी हर साल में जो आपका जितना सेल बढ़ेगा उस बढ़े हुए सेल पे हम आपको, यानी जितना आप ज्यादा बेचेंगे साल दर साल, तो हम हर साल में जितना आप ज्यादा सेल करेंगे उस पे हम आपको 4 to 6% का इंसेंटिव देंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप इससे समझिए। सपोज फिनेंशियल ईयर 2019-2020 में किसी कंपनी ने 100 क्वांटिटी बेचा और उसका टोटल कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए आया, यानी 1 लाख रुपए का उसने सामान बेचा 100 क्वांटिटी। वही कंपनी 2020-2021 में 170 क्वांटिटी बेचती है, तो क्या हुआ, तो उसने क्या किया कि 1,70,000 रुपए का जो है टोटल सेल किया अगले साल। तो 2019 से उसने कितना ज्यादा बेच दिया, 2020 में उन्होंने 70 क्वांटिटी ज्यादा बेचा है, यानी पिछले साल 100 क्वांटिटी बेचा, इस साल 170 क्वांटिटी बेचा, तो उसने 70 क्वांटिटी ज्यादा बेचा और 70,000 रुपए का ज्यादा बिजनेस किया। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो जो 70% जो 70,000 जो ज्यादा सेल किया कंपनी ने इस करंट ईयर में, तो कंपनी उस टोटल सेल अमाउंट पे इसको 4 to 6% का इंसेंटिव देगी। दिस इज व्हाट पीएलआई स्कीम इज। शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं, यही है पीएलआई स्कीम। अब 4% मिलेगा या 6% मिलेगा, इसका भी क्राइटेरिया है, वो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, लेकिन कंपनी जो देगी वो कंपनी का यही जो है फंडा है पीएलआई स्कीम के अंदर, कि वो जो इंक्रीमेंटल सेल होगा ईयर ऑन ईयर कंपनी को 4 to 6% इंसेंटिव उस पर मिलेगा। ये आप एग्जांपल से समझ गए। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि इसका उल्लंघन हो रहा था, अगर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती या जो है सो कोई नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट निकाल देती कि बाहर का सामान मत खरीदो, या फिर कोई सब्सिडी कर करके बाहर एक्सपोर्ट कर देती, तो नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी का उल्लंघन होता। लेकिन अगर इंडिया इस तरीके से जो पीएलआई स्कीम निकाला है, इसमें इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना इंपोर्ट ड्यूटी को टच किया, ना सब्सिडी, ना नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं, मगर फिर भी ये एक जो है लालच दिया, या मैं बोलूं एक अपॉर्चुनिटी दिया जो बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी को भी, कि आप भाई इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करो और आप हर साल जितना ज्यादा सेल करोगे हम आपको उस पर उतना इंसेंटिव देंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केटिंग
जो है ये सेल्स डिपार्टमेंट में होता है बहुत सारी कंपनी में, कि आप जितना ज़्यादा सेल करते हो आपको उतना ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि उस बेसिस पे इंडिया ने जो है ये पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, यही आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन जानते हैं कि व्हाट इज पीएलआई स्कीम। तो ये जो है पीएलआई स्कीम है, इसमें फिनेंशियल इंसेंटिव कंपनी को दिया जाएगा अगर कोई भी कंपनी पिछले साल से ज्यादा सेल अगले साल करेगी तो। दूसरी बात कि ये जो स्कीम है इसको 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया गया था। पहले ये ईएसडीएम सेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसको शॉर्ट में ईएसडीएम बोलते हैं, तो ईएसडीएम सेक्टर से स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने ये देखा था कि मतलब एक तरह से एक ये टेस्ट था गवर्नमेंट का कि अगर इस स्कीम से फायदा होता है ईएसडीएम को तो हम आगे दूसरे सेक्टर को भी, यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर को भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इस पीएलआई स्कीम के कारण। आपने देखा होगा जैसे इंडिया में डिक्सन टेक्नोलॉजी को कि वो शेयर 3-4 हजार का शेयर था, वो बढ़कर के 20 हजार तक चला गया था। काफी अच्छा उसने जो है सो परफॉर्म किया था, काफी अच्छा उसने जो है सो सेल किया था। तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इतना अच्छा जो है सो परफॉर्म किया है इस पीएलआई स्कीम के कारण, तो गवर्नमेंट ने धीरे 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 बाकी सेक्टर को भी इसके अंदर, चाहे वो फार्मा हो, फार्मा को भी आपने देखा होगा फार्मा ने धूम मचा दिया। क्यों? पीएलआई स्कीम के कारण गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिया कि जिस एपीआई के लिए हम चाइना पे डिपेंड करते थे, आज हम उस एपीआई को यानी जो है फार्मा सेक्टर से एपीआई को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है पावर है पीएलआई का। तो पीएलआई का जो और दूसरी चीज है आपको मैं ये बताऊं कि ये करना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हमारे कंट्री में इंडिया में जब इंटरनेट आया था तो सॉफ्टवेयर में इंडिया ने काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को कैच किया, उसका फायदा उठाया। और आज देखिए कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो हर देश में हर जगह में आप देखेंगे तो आपको इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएंगे। और इंडिया बाहर से इतनी कंपनियों से कारोबार करती है सॉफ्टवेयर का कि आप चाहे टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो, इन्फोसिस हो, किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, सबके क्लाइंट जो है वो ओवरसीज में हैं, बाहर हैं। तो इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत फायदा उठाया था जो इंटरनेट और आईटी का इंडिया में। मगर जब इलेक्ट्रॉनिक्स का जब रेवोल्यूशन आया, क्रांति आया, जैसे मोबाइल फोन का जब आया, तो इंडिया ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया। इस कारण इंडिया का ना तो कोई मोबाइल का सॉफ्टवेयर और ना ही इंडिया में कोई अच्छी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन पाई। आप जब भी देखेंगे तो आपको सैमसंग मिल जाएगा और आईफोन मिल जाएगा और भी दूसरे जो हैं सो आपको रेडमी और ये वो जियोमी ये सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन आपको कोई अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया इसमें पिछड़ गई। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को आइडेंटिफाई किया और गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, तो हम यहां से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ईएसडीएम सेक्टर से पहले स्टार्ट किया। अब जो स्कीम है इसका जो बेस ईयर है वो बेस ईयर लिया गया है 2019-2020। 2019-2020 बेस ईयर का मतलब कि ये आगे गवर्नमेंट 5 साल इस स्कीम को देखेगी कि कितना फायदा हो रहा है और 2019-2020 से कैलकुलेट किया जाएगा कि 2019-2020 में कितना बेचा, फिर 2020-2021 में कितना बेचा, फिर 2021-2022 में कितना बेचा, ऐसे करेगी। तो बेस ईयर जो है इसका 2019-2020 है। अब इस पीएलआई स्कीम को जैसा मैंने बताया कि ये इसलिए किया गया ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्टअप मिल सके और हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है को अट्रैक्ट कर सकें। जैसे कि बाहर में अगर कंपनी देखेगी, जैसे सैमसंग हो गई या दूसरी कंपनी देखेगी कि भाई इंडिया में तो हम अगर सेल करेंगे, ज्यादा करेंगे तो इंडिया में तो इंसेंटिव मिलेगा, तो चलो हम दूसरी जगह क्यों इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके आने से क्या होगा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आएगा और जब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लगेंगे तो वो इंडिया मेड प्रोडक्ट हो जाएगा। इसलिए उसको जब हम बेचेंगे, बाहर में एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे इंडिया को ही फायदा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है गवर्नमेंट का। दूसरी चीज है कि जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो मेक इन इंडिया जो पहले जो स्कीम बनाई थी, लॉन्च किया था, इस मेक इन इंडिया को ही जो है वो प्रमोट कर रही है पीएलआई स्कीम के थ्रू। और ये जो ग्रोइंग सेक्टर है, ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है लेकिन गवर्नमेंट ने
उन्हीं सेक्टर्स को पीएलआई स्कीम के अंदर डाला है जो सेक्टर्स काफी ग्रोइंग है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और गवर्नमेंट को लगता है कि इस सेक्टर में इतना ज्यादा ग्रोथ है कि हम एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा कर सकते हैं और हम जो बाहर से जो माल इंपोर्ट करते हैं अपने कंट्री में, उस इंपोर्ट को भी हम कम कर सकते हैं क्योंकि ये सेक्टर से हमको घर के लिए भी सामान मिल जाएगा। अब आइए कि गवर्नमेंट ने जो बजट रखा है इस पीएलआई स्कीम के लिए, वो 1,97,000 करोड़ इस स्कीम के लिए बजट रखा है। यानी टोटल जो पीएलआई स्कीम में जितने भी सेक्टर्स हैं, सबको जो इंसेंटिव दिया जाएगा वो टोटल 1,97,000 करोड़ में से इंसेंटिव दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि ये जो था शुरू में, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया था इस स्कीम को। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ट्राई किया गया था ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम शॉर्ट में ईएसडीएम बोलते हैं। तो ईएसडीएम पे के सेक्टर से इसको ट्राई किया गया था। फिर बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है ईएसडीएम का, तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो है वो और सेक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया और इसको भी 5 साल के लिए रखा गया है और टोटल इसमें 13 की सेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं। और इसके अंदर जो फंड एलोकेशन है वो हर सेक्टर में अलग अलग है। यानी कि किसी को 10,000 करोड़ है, किसी को 2,000 करोड़ है, किसी सेक्टर को 5,000 करोड़ है, तो ऐसे अलग अलग फंड जो है वो एलोकेट किए गए हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि इस कौन कौन से की सेक्टर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट जो है आगे चल करके हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहले ऑटो कंपोनेंट्स जो सेक्टर है उसको गवर्नमेंट ने किया। ऑटो कंपोनेंट्स का मतलब जो मोटर वगैरह बनता है या जो ऑटो के पार्ट्स बनते हैं, उस सेक्टर को डाला। फिर ऑटोमोबाइल्स यानी जो कार वगैरह बनाने वाले कंपनी है, उन सबको भी जो है सो पीएलआई स्कीम के अंदर गवर्नमेंट लेकर के आए। केमिकल्स बनाने वाली जो कंपनी, आपने देखा कि केमिकल्स में चाहे कोई भी हो, सह्याद्री केमिकल्स हो या आपको जाकर के फेनोटेक्स केमिकल हो, दीपक नाइट्रेट हो, नवीन फ्लोरिन हो, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, केमिकल कंपनी ने बहुत अच्छा किया क्योंकि इस सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी पोटेंशियल है और लोगों ने बहुत पैसा कमाया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैंने आपको बताया है कि आप डिक्सन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी गवर्नमेंट जो है वो पीएलआई स्कीम के अंदर लेकर के आई है। आईटी हार्डवेयर को भी गवर्नमेंट जो है पीएलआई स्कीम के अंदर लेकर के आई। उसके बाद फिर एक फूड प्रोसेसिंग का जो है सो आपका सेक्टर हो गया। फिर मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली जितनी कंपनी है उनको इसने गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में पीएलआई स्कीम के अंदर रखा। मेटल एंड माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स भी आपको पता है कि हम वर्ल्ड के जो है वो थर्ड लार्जेस्ट जो है सो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, मगर फिर भी हम एक्सपोर्ट पहले उतना नहीं कर पा रहे थे। मगर अब हमने फार्मास्यूटिकल्स में इतना धूम मचाया है, इतना धूम मचाया पिछले 1 साल में, जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये चाइना से लेकर के बाकी जो दूसरे कंट्री थे जिसपे पहले हम डिपेंड करते थे एपीआई वगैरह के लिए, अब सारे मानने लगे हैं कि इंडिया में भी कोई बात है। तो पीएलआई स्कीम के अंडर इसको भी लाया गया था। उसके बाद हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जो है सो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी जो है सो की सेक्टर्स के अंदर लाया गया इस पीआई के अंदर, पीएलआई के अंदर। टेलीकॉम सेक्टर को भी पीएलआई के अंदर लाया गया है क्योंकि इंडिया ने, आपको पता है कि चाइनीज इक्विपमेंट को बैन कर दिया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, क्योंकि इंडिया का मानना है कि चाइनीज इक्विपमेंट लगाने से जो है वो सिक्योरिटी पे थ्रेट हो सकता है कि हमारा कुछ डेटा जो है वो लीक होकर के चाइना चला जाए, चाइना वाले जो है कुछ ऐसा उसमें लगा दे जिससे कि हमारा डेटा उनके पास पहुंच जाए, जो कि सिक्योरिटी ब्रीच होगा। तो इसलिए टेलीकॉम को बढ़ावा देने के लिए कि हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरर जितने भी जो है सो कंपोनेंट होंगे टेलीकॉम में, हम उनको ही यूज करेंगे। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि चाइनीज के जैसे हुवाई या जेटी वगैरह जो यूज होते थे, उनके जगह पे अब जो है जैसे जो इंडिया में जो बने हुए हैं, मान लो एचएफसीएल बहुत सारी चीजों को बना रही है, तो वैसे वैसे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं या तेजस नेटवर्क हो गया, इन सबको पीएलआई के अंदर लाया जा रहा है। उसके बाद टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, आपको पता ही है कि 10,000 10,500 करोड़ के आसपास का जो है सो टेक्सटाइल एंड अपैरल्स को दिया गया है, ताकि इसमें बहुत सारे, जैसे हम लोग क्या कहें कि इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कॉटन पे और जूट पे हम लोग हमेशा ध्यान देते थे और उसका उसमें हम लोग अच्छा कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स आ गए जिनके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट मटेरियल्स आ गए जिनके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, पॉलीमर्स वगैरह की तरफ हमने कम ध्यान दिया। तो उन सबको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जो है टेक्सटाइल एंड अपैरल को भी पीएलआई स्कीम के अंदर जो है सो डाला और व्हाइट गुड्स को भी पीएलआई स्कीम के अंदर डाला। तो आप ये देखिए, ये जो 13 सेक्टर्स हैं इन पे आप ध्यान रखें।
पीएलआई स्कीम के अंदर ये 13 सेक्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन है? ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, आईटी हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिवाइसेस, मेटल एंड माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स एंड वाइट गुड्स। तो इन 13 सेक्टर्स में जो है अभी काफ़ी पोटेंशियल है। तो जो पीएलआई स्कीम के बारे में जो जितनी जानकारी मुझे है वो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो केवल पीएलआई स्कीम का नाम ही सुना है, या वो कोई न्यूज़ देख करके कि पीएलआई स्कीम में ये सेक्टर को लाया गया, उस सेक्टर का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो वो सोचते हैं कि खरीद लें क्या। ऐसा मुझे मैसेज वगैरह भी करते हैं कि सर ये खरीद लें क्या, टेक्सटाइल का इतना मिल रहा है खरीद लें क्या, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पीएलआई आखिर होता क्या है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और मैं अपनी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूं। बाकी मैंने किसी भी सेक्टर में आपको कोई राय नहीं दिया है खरीदने का या बेचने का या कुछ इन्वेस्टमेंट करने का। आप जो है अपनी विवेक और बुद्धि के अनुसार डिसीजन लेंगे। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूं कि मैं आपको कोई एडवाइस दे सकता हूं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा, और आपको पता है कि मेरा ईमेल आईडी चैनल का stk.learning@gmail.com, आप इस ईमेल आईडी पे मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।